सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपना तीसरा बजट भी पास करवाने में कामयाब हो गई है। जब यह बजट पेश किया जा रहा था और उससे पहले अपोजिशन की जानिब से बड़े दावे किए गए थे कि अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देगी, शहबाज शरीफ को अपने तमाम MNA सुपुर्द कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी और बजट सेशन की इख्तितामी तकरीर थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसमें उन्होंने एक उनका बदला हुआ रवैया सामने आया जब उन्होंने अपोजिशन को दावत भी दी, उनसे तजावीज़ भी तलब की कि इलेक्शन इस्लाहात उनकी हुकूमत करना चाहती है और अपोजिशन आए अपनी तजावीज़ लेकर और उसको वो सुनेंगे, उनकी काबिल अमल तजावीज़ को कंसीडर भी करेंगे। लेकिन फिर उसके अगले ही रोज़ उसके एक रोज़ बाद जब कौमी सलामती का इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन के तकरीबन तमाम ही सीनियर लीडर्स मौजूद थे, शहबाज शरीफ वहाँ पर थे, बिलावल भुट्टो वहाँ पर थे, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गायब थे, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उससे एक तासुर यह मिला कि शायद इमरान खान साहब ने असम्बली की तकरीर की हद तक, तो चूँकि वो एक डील हुई थी कि अपोजिशन उनको तकरीर करने देगी और वो अपोजिशन पर तनकीद नहीं करेंगे, तो वहाँ की हद तक तो उन्होंने अपोजिशन को तजवीज़ दी है। लेकिन शायद मुस्तकबिल में वो अपोजिशन के साथ बैठने पर यकीन अभी भी नहीं रखते हैं। इसके अलावा भी कई और मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में कुछ रोशनी डलवाने की हम कोशिश करेंगे। चूँकि हसन निसार साहब सीनियर कॉलमिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो गुफ्तगू के सिलसिले का उन्हीं से आगाज़ करते हैं। हसन साहब, ज़ाहिर है इस हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पास करवा लिया। आमतौर पर बड़ी आसानी से हुकूमतें बजट पास करवा लेती हैं, लेकिन बड़े दावे किए गए थे, बड़ा यकीन दिलाया गया था आवाम को अपोजिशन की जानिब से कि हम मुत्तहिद हैं और ये एक अवाम दुश्मन बजट है, इसको हम पास नहीं होने देंगे। शुरू के 2 रोज़ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान जो मनाजिर सबने देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे, लेकिन अंजाम इसका बेहतर हुआ कि वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन को दावत दी कि आएँ, बैठें, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। तो क्या तबसरा करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर जो 18-20 दिन होती रही? भी नहीं, अफसोसनाक है, ऑब्वियस है। जो इनकी क्लास है, जो इनकी तरबियत है, इस तरह के ये लोग हैं, इनसे वो जब ईस्ट पाकिस्तान होता था तब वो पेपर वेट मार के डिप्टी स्पीकर मार दिया था असेंबली में। तो कैरेक्टर है हम लोगों का एक ख़ास तरह का। कहने को कहते रहें आप कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस इसी तरह का टैलेंट है जिसकी कमी नहीं है। बाकी बजट के बारे में ये कहना कि जी ये मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि गिवन कंडीशंस में इससे बेहतर बजट मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं। सीधी दयानतदाराना राय तो यही है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं हम मुत्तहिद हैं, ये कहाँ मुत्तहिद हैं? सिवाय लूट मार करने के ये मुल्क यहाँ पहुँच गया होता अगर ये मुत्तहिद होते, किसी जेन्युइन कोई कॉज होता इनके सामने, इनका कोई खूबसूरत कोई एजेंडा या कोई टारगेट होता जिसके लिए इकट्ठे होते। कुछ भी नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना इतना खूबसूरत सारा करियर वरियर सारी एजुकेशन वहाँ हुई, छोड़ छाड़ के बड़े सगीर में आ गए। यहाँ से जो कायद आज़म सानी है वो फरार होके इंग्लैंड बैठा है। क्या ये इकट्ठे हो गए? और वैसे भी भानमती का खुनबा है ये। अब तक इन्होंने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कैओस है, बेहूदगी है, लोगों का वक्त ज़ाया होता है और एक सस्पेंस सेक्शन की एक घटिया सी फिल्म है। और क्या है इनके पल्ले? और इनकी फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है। मैं आई जनरली बिलीव ये इतने नीम पागल टाइप, थोड़ा सा तो होश होना चाहिए था। इनको लग रहा है कि अगर इमरान को मुनासिब वक्त मिल गया तो दे विल बी डूम्ड फॉरएवर। ये सियासी कब्रस्तानों के सुपुर्द हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जो कुछ इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी आप एक टर्म आपने बोली है, मुझे हैरत होती है। पूरा मुल्क, मैं भी एक ज़माने में अपनी जहालत के ज़माने में मैं भी कहता था इंतखाबी इस्लाहात। मुझे बताएं कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसके नतीजे में मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के हाईली एजुकेटेड लोग असम्बलियों में जा सकेंगे? मुझे बताएं। जिस मुल्क में मौरूसियत हो, जिस मुल्क में इलेक्टेबल्स जैसी मकरूह गंदी टर्म हो, ये होती है बार भी, मुझे पता है, मुझे ना कोई बताए ये
लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होता है। यहाँ तो टोटल सारा मुल्क ही इनके सपोर्ट है। मुझे बताओ कौन सी मशीन है जो मौरूसियत ख़त्म करेगी? आप बताओ मुझे कौन सी जो दौलत, धौंस, गुंडागर्दी, बदमाशी, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करेगी? नहीं। इंतखाबी इस्लाहात में जो असल जो कहानी है वो बहुत लिमिटेड उनका रोल होगा कि जो नंगी चिट्टी दिन दिहाड़े वो बैलेट बॉक्स ही गायब हो गया और ये हो गया वो गया, इस तरह की चीज़ों ठीक है। इट्स गोइंग टू डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ स्टेप फॉरवर्ड। मैं खुद बड़ा चैम्पियन रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात का, बट ओवर अ पीरियड में बात मुझे सारी समझ में आ गई जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि भाई मेरे कौन सी इंतखाबी बताएं मुझे। अच्छा, तालीम नहीं है, लोग जाहिल हैं, जज्बाती हैं, मुफाद परस्त हैं, इमीडिएट अपना गेंद देखते हैं। कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं जो आम आदमी को ये तमीज़ सिखाएंगी कि वोट किसको देना है और किस खबीस को नहीं देना? बताएं। ये तो कीमे वाले नान नाचते हैं, ये मेरी टर्म्स हैं जो आजकल काफ़ी देर से लोग बहुत शौक़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कीमे वाले नान नाच रहे होते हैं इंतखाबी मुहिमों में, उनको तो पता ही नहीं होता। कभी गौर से कभी ये तजर्बा करके देखें कि लीडर शीडर को ना देखें, स्टेज को गोली मारें, आप देखें ऑडियंस, उनके चेहरे देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके नारे, उनका हज़ियानी हिजानी चेहरे, अनइंटेलिजेंट फेसेस, गैर ज़हीन, गैर तालीम याफ्ता, टोटल सर से पांव तक जहालत में गर्क। तो उनको कौन सिखाएगा भी इसको वोट देना चाहिए नहीं देना? कैसा कैसा बदमाश इस्टेब्लिश्ड, सबको पता होता है, चोर और पुराना चोर है। पहले इलेक्शन से पहले ये पैदल था, आज ये अरबपति बन चुका है, सब पता होता है, फिर उसी के उसमें। सही। तो हसन साहब, ये इस हुकूमत के जहन में भी जो तसव्वुर है इलेक्शन इस्लाहात का, वो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हद तक महदूद है, वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की हद तक महदूद है। ये हुकूमत भी 3 साल गुजरने के बावजूद भी निज़ाम को बदलने के लिए तो कोई कदम नहीं उठा सकी, उस जानिब उस ट्रैक पर तो कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सारी तवज्जो ओवरसीज़ को वोट का हक दिलवाने पर है, या फिर एक हल निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम राइज हो जाए और इलेक्शन साफ व शफाफ हो जाएंगे। निज़ाम की तरफ तो कोई भी नहीं सोच रहा। देखो, जितना मुमकिन हो सकता है उतना ही कर सकते हो ना आप, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बाकी तो कोई इधर से डालो उधर से निकालो वाला तो सिचुएशन है नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है। इफ़ यू वांट टू एजुकेट, ट्रेन, ग्रूम द नेशन, तो ये तो ओवरनाइट काम ही नहीं है भाई। आप तो 75 सालों के बाद भी रिवर्स का सफ़र है जारी, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ घामड़ आते हैं शौकत अजीज़ जैसे, जो बूथा उठा के कह देते हैं जी गाड़ियों की तादाद बढ़ गई हो। ये क्या बात हुई कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ गई? तो इसका क्या मतलब है? अकल बढ़ गई, तमीज़ आ गई, अदब आदाब आ गए, कोई मैनर्स का पता चल गया, कोई तरजीहात की को सेंस डेवलप हो गई। नो, ये जब तक भाई मेरा ये होना भी नहीं है। उसकी वजह है ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं। ये वेल मीनिंग भी हों तो इनके वेल मीनिंग होने का मतलब बड़ा शैलो और बहुत सतही होता है। 2 चीज़ें जब तक ये लोग नहीं करते, ये मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है। मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पे जूते मारा करना। जब तक प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं होता और टॉप पे आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देते, आप उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। डोंट यू नो द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। इन्हीं लोगों को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं। यही शौकत तरीन साहब हैं जिनकी वज़ीर आज़म अभी तारीफ़ कर रहे हैं, इनको लेकर आए। इससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब के गुन गाया करते थे, उनकी अच्छी कारकर्दगी और उनकी मईशत मुस्तहकम होती हुई कौम को दिखाया करते थे, फिर उनको हटा दिया गया। ये शौकत तरीन साहब भी आने वाले दिनों में तब्दील कर दिए जाएंगे, जिस तरह पिछले लोग असद उमर साहब और अहमद अजहर साहब को हटा दिया गया। तो फिर ये इस वज़ीर आज़म का विजन क्या है इस वक्त मुआशी तौर पर? ये जो मुआशी तरक्की हम देख रहे हैं, ये वाकई है, हकीकी तौर पर ये मौजूद है, या सिर्फ ये लफ्ज़ों का हेर फेर है? देखना होता है गिवन कंडीशंस में। असद उमर को तो पता ही नहीं था, ही वाज अ बैड चॉइस। ये आई डोंट नो किधर से क्यों कैसे हो गया, उस बेचारे को क्या पता था। हाँ, शौकत तरीन डेफिनेटली बेहतर काम कर रहे हैं, इनकी अप्रोच बेहतर है, इनके बयानात से आप यू कैन मेक आउट के, और जिस जो डायरेक्शन है वो बेहतर हो गई है। तो ये लेकिन
इस मुल्क के बुनियादी इश्यूज की अब भी चंद चीज़ें हैं जिनको इमरान ने बहुत बहुत ओरिजिनल, मसलन हम चूँकि डंगर टाइप लोग हैं, अनपढ़ से लोग हैं, लिटरेसी रेट इतना पोर है, और जो लिटरेट हैं भी वो भी लिटरेट नहीं है। जिस मुल्क में ना निज़ाम खालिस हो, ना दूध खालिस हो, ना मिर्चें खालिस मिलती हों, ना हल्दी खालिस मिलती हो, उसमें बाकी सारा कुछ आपकी इकॉनमी कैसे खालिस हो सकती है? ये UNDP वगैरह का अभी को 15 दिन भी नहीं हुए कि पाकिस्तान के वसाइल के कितने % पे एक छोटी सी माइनॉरिटी है उसका कब्जा है। क्या क्या करना है? आपके जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहा जाता है, मुहावरा है, इट पनिशेस द पुअर, इट प्रोटेक्ट्स द रिच। बड़ी ज़कात हुई, गलत फहमी है। उनका एक एक बंदा इतनी ज़कात देता है, एक जितनी यहां पूरे साल में नहीं होती। क्या किधर की भांक रहे हैं आप? बड़ी ज़कातें देते हैं फलाना, आउट ऑफ गिल्ट है जो करते हैं। जो लोग ये काम करते हैं ज़रा प्रूव तो करो। ये पिछले से पिछले रमज़ान में यहाँ पकड़ा गया था एक हाजी साहब, अभी पकड़े गए एक मुफ्ती साहब, कर क्या रहे हैं? उन हाजी साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, माथे पे महराब था, वो ये यूटिलिटी स्टोर से पता नहीं कितने मन चीनी उसने चोरी करवाई थी उनके स्टाफ से मिलके। ये मतलब बुनियादी तौर पे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इक्तिसादियात का नहीं, आपका जो असल अलमिया है, असल ट्रेजेडी है, आपका मसला अखलाकियात का है। और आपकी इक्तिसादियात भी इस मुल्क की इस बुरी तरह इसलिए बर्बाद हुई और बच्चे गिरवी रखने पर नौबत आई, हर पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज इसलिए है कि अखलाकियात हुक्मरान मुल्क खा गए। वो हद होती है। कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा बर्बाद, ये अपनी बोटियों के लिए दूसरों के रेवड़ खा गए। तो अब हसन साहब सवाल यही तो है कि जैसा पिछले हुकूमतों में चल रहा था वैसे ही इस हुकूमत में भी चल रहा है। खान साहब आए, रियासत मदीना की बातें करके वहाँ के उन्होंने उसूल व ज़वाबित समझाने की, बताने की कोशिश की कि वहाँ किस तरह से इंसानियत को समझा जाता था, वहाँ किस तरह से इंसाफ होता था, वहाँ पर किस तरह की खुददारी होती थी। क्या इन 3 सालों में हमें इस इंसानियत की कहीं कोई मिसाल नज़र आती है? कहीं जल्दी और सस्ता इंसाफ हमें नज़र आता है? कहीं हमें अपना मुल्क खुददार होता दिखाई दे रहा है? कुछ तब्दीली ऐसी आई जो माजी की हुकूमतों के बरक्स इस हुकूमत के आमाल? नहीं भाई, ये सिंबॉलिक सी बातें होती हैं, कैसे हो सकता है? ये 24 करोड़ का मुल्क है, वहाँ हज़ारों में आबादियाँ थीं, और जो ज़ात थी, जो हस्ती थी, ना कायनात में बनी, ना इंसान की तारीख़ ने ना पहले वैसी शख्सियत हस्ती देखी, ना बाद में इंसानों को नसीब होगी। चंददार का बंदा, और वहाँ क्या किया था उन्होंने? रियासत मदीना अच्छी बात है, बाहर मुसलमानों के कानों को अच्छी लगती है, बोलने वाले की ज़ुबान को अच्छी लगती है, लेकिन बेसिकली ये वो रियासत मदीना थी क्या? मैं तो पूछता हूँ, को तेल निकला, हीरे जवाहरात निकले, को पीतल तांबा निकल आया उहद के पहाड़ से। इंसान साजी हुई भाई, मुट्ठी भर लोगों में सारे के सारे कंकरों को हीरों में तब्दील कर दिया। आप दिखाओ तो 2-4 ढंग के बंदों के अलावा बाकी जो कुछ नहीं है, आपको भी पता, मुझे भी पता। तो रियासत मदीना, ये वो इनको इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेना, ये सिंबॉलिक होता है। रियासत मदीना, मदीने वाले कहाँ हैं? तो मदीने वाला ही रियासत मदीना बना सकता है ना यार, क्या हो गया? तो हसन साहब, ये अब ज़ाहिर ये हुकूमत जी, चूंकि ऑपोजिशन इस वक्त बहुत तकसीम है, ये सिंबॉलिक बात है। लोगों को ज़रा मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करने की, एजुकेट करने की कोशिश करना, और इसमें क्या है? चूंकि इस मौजूदा सूरत हाल में ऑपोजिशन बहुत तकसीम है, कुछ वो मुत्तहिद थे, हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, और अब हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगला जो टेन्योर है वो भी इसी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। खान साहब के इस दौर में उनकी सिलेक्शन पर, उनकी टीम पर, उनकी काबीना पर बड़े सवालात उठते हैं। अब अगर अगला दौर भी इनका होता है तो ये जो वजारत ख़जाना की मिनिस्ट्री है, जो दूसरी अहम मिनिस्ट्री है, खारजा, दिफा, प्लानिंग्स वगैरह की, वो इसी टीम के साथ ये कंटिन्यू करें, इसी विजन के साथ आगे चलें, तो ये कितने साल लगेंगे मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाने में, या फिर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ इनको करनी पड़ेंगी अपनी टीम में? नहीं, ये तब्दीलियाँ तो कहते हैं, एक मिसरा बड़ा मशहूर है और वो कायनात के बुनियादी उसूलों में से एक है, सवात एक तगय्युर का है ज़माने में। वो इमरान खान जब शुरू हुआ कौन थे, फिर दरमियान में कौन थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला।
लेकिन एक बात मेरा ख्याल है कि इमरान बहुत तेज़ी से सीखने वाला आदमी है, और ये जिसको उसका ऐब या कमज़ोरी बना के बयान किया जाता है, ये उस आदमी की खूबी है। एक बुज़दार का केस डिफरेंट है और उसकी भी शायद वजूहात हैं डेफिनेटली। अदरवाइज़ जितनी तेज़ी से, जितना रैपिडली कोई और बंदा होता तो वो शर्मो शर्मी बैठा रहता कि यार मेरा मजाक उड़ेगा। ही डजंट केयर, वो अपना कर रहा है, पहुंच जाएगा नतीजे पे। ये आप समझ लो कि ये वाली टर्म जो है वो उसकी लर्निंग कर्व समझ लें आप इसको। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के पास चॉइस है कोई नहीं इस वक्त, मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता। मेरा अंदाज़ा गलत होगा। अब नवाज शरीफ को ले आओ, चौक पूरा कर लो, आसिफ जरदारी साहब को कहो आके टेक ओवर करना है। देखना होता है ना कि भाई आप इंतखाब जब करना पड़ता है, आपके पास तो इंतखाब करने को भाई कुछ नहीं। सही। और हसन साहब अभी जो ज़रा मौजूदा रहमान साहब को दे दें जी, मौजूदा कुछ जो इंटरव्यूज़ वज़ीर आज़म के, वो उसमें बड़ी दो टोक उन्होंने बातें की, ख़ासतौर पर अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से कि तिजारत की बुनियाद पर बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, अड्डे नहीं देंगे उनको मज़ीद कार्रवाइयों के लिए। अब ये अमेरिका को अड्डे ना देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये जो इस मुल्क की गरीब आवाम है उसके पेट में रोटी डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं लगता आपको कि ज़्यादा तवज्जो इस वक्त खारजा उमूर पर प्राइम मिनिस्टर की है और जो मुल्क में महंगाई का आलम है, जो गरीब की ज़िंदगी मुश्किल है, उस तरफ थोड़ी उनकी तवज्जो इस वक्त कम हो गई है? नहीं, पैरेलली चलता होता है। ये स्टेट जो है ये कोई वो रेड़ा नहीं है जिसके आगे गधा जोया होता है। ये रथ है। बैनर एक मूवी है, देखें, वो चैरियट ट्रेस है। ये इसमें को 10-50 घोड़े जुते होते हैं, सबको आपने साथ लेके चलना होता है। सो फॉरेन अफेयर्स अपनी जगह पे, लोकल अफेयर्स वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गिवन कंडीशंस में इससे बेहतर बजट मुमकिन नहीं। और ये बाकी जो मामलात हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई इंस्टेंट किस्म का रद्द अमल हो सकता है। मसलन आपसे अड्डे मांगे जा रहे हैं, आप फौरी तौर पे हाँ या ना करो। ये इकॉनमी का संभलना या गरीब भूखा मर रहा है फलाना, तो आई डोंट नो, दिस इज़ ऑल्सो अ पैकेज। ये जिन लोगों को लेके आते रहे हैं 40 साल, जिनका सिलसिला रहा है, बीच में कुछ लोग हैं जो फ़ौज को भी डाल देते हैं कि जी उसका अरसा भी क्या है। मैं तो कन्विंस्ड हूँ डे वन से कि फ़ौज उस वक़्त मुदाखलत करती है जब सियासतदान ज़िद कर देता है। ये अपनी गंदगी, गलाजत, बददियानत, खयानत की इंतहा पे पहुँचता है तो फ़ौज को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सही। अच्छा हसन साहब, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी क्रेडिट वाला जो मामला है, ये इसमें पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा ग्रे लिस्ट से। हर 3 महीने 4 महीने बाद ये रिव्यू होता है। हर बार ये हुकूमत बता रही होती है कि हमने इतने नुकात पर अमल कर लिया। अब तो ये सिर्फ एक नुक्ते पर अमल करना रह गया था। 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान अमल कर चुका है। ये इंटरनेशनली लॉबिंग इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने थोड़ा इशारा भी दिया कि ये सियासत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी तौर पर। तो ये क्या हकीकत है इसकी, क्यों पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है? नहीं, मैं नहीं कोई साजिश समझता। आज तक हमको जाहिलों की तरह बताते रहे ये कि माचिस की डिबिया जितना इतना सा इंग्लैंड अपने से सैकड़ों गुना बड़े हिंदुस्तान पे काबज़ हो गया, और वो भी उनकी एक तिजारती कंपनी। तो हम आराम से कह के अपने ज़मीर को थपकी दे देते हैं कि साजिश हो गई। क्या हो गई है साजिश? तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज़्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट के, तुम भी कर लेते कुछ साजिश के लिए जहानत दरकार है। अब साजिश ये फैटअप जितनी भी करेगा साजिश, स्कैंडिनेविया के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ करके दिखाए मुझे, साजिश हो गई। आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कर रही है? बहुत एहतियात से मैं ये बात कर रहा हूँ। फिर साजिश क्या है? आपका तो अपना वजूद अपने लिए काफी है। साजिश कौन करे आपके खिलाफ? क्यों करेगा? वो आपके टॉप के कोई साइंटिस्ट पैदा कर चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर्स की यहाँ कतार लगी है, इकोनॉमी आपकी कोई 7वें आसमान को छू रही है,
डिसिप्लिन कौम के अंदर बड़ा आ गया है, दयानत बड़ी आ गई है कि लोगों के कान खड़े हों। किस बात पे? आबादी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, जहालत बढ़ती जा रही है, तो आपके खिलाफ को साजिश क्यों करेगा? मुझे ये बताएं, दुनिया में इतना वक्त है, या तो आपने कोई ऐसी कलाकारी हो कि कोई आपके खिलाफ आपके खिलाफ क्या साजिश करनी किसी ने? आप खुद काफ़ी हो। जो मैं हुकूमतों को छोड़ो, जो अवाम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और रेडी वाला तो अपने गाहक को बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसने भी सड़ा फल डाल देना होता है। गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए जो करते हो वो आपको पता है। सही क्या है यार, ये नहर के ऊपर आप वो 2-4 अड्डे हैं पंक्चर लगाने के, वो पैसे पूल करके कील लेके तो आधा किलोमीटर परे कील बखेर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलें या जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं वो पंक्चर हों, तो उनकी दिहाड़ी बन जाया करें। अब मुझे बताएं, आपके खिलाफ साजिश, यार कुछ सोच लिया करें। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है गोरे ने साजिश की। गोरे ने क्या साजिश की? अच्छा, तुम्हारे खिलाफ तो की, तो जो बाकी गैर मुल्की थे, पोर्चुगीज वगैरह, उनको उन्होंने छितर मार के भगा दिया यहां से। आपके खिलाफ साजिश, उनके भी खिलाफ साजिश नहीं। वो बरतर लोग थे, सुपीरियर थे, दे प्रिवेल्ड, खत्म हुई बात। सही। तो उसमें क्या साजिश? फिर ये एक चीज बताओ मुझे, बर्रे सगीर में आपका जुडिशियल सिस्टम मरा मुक्का जो भी है उनका दिया हुआ, आपका लोकल बॉडीज, आपकी जमहूरियत, आपका रेलवे, आपके हवाई अड्डे, आपका इरिगेशन सिस्टम, वो खुदा का खौफ करें। जो वो दे गए उसको कभी नहीं याद किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जमाने में बना गए? वो एग्रीकल्चर कॉलेज था उस वक्त। सही। तो हमारे खिलाफ साजिश, ये क्या साजिश? फैटफ ने क्या साजिश की है? अगर कोई एक्सप्लॉइट करे और आपका हरीफ है तो उसको करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बताएं मुझे। ये अच्छा, एक पॉइंट। जी। हम चूंकि दिमाग मोटे हैं, खालें मोटी हैं, हमें समझ नहीं आती। एक पॉइंट, कोई वीआईपी हो हॉस्पिटल में दाखिल, उसका एक पॉइंट भी अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क हो, हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको इजाजत देंगी कि ये घर चला जाए? एक पॉइंट। आप देग चढ़ाते हो बड़ी आला, तलोर बना रहे हो, एक पॉइंट भूल जाओ नमक डालना, खाएगा कोई? एक पॉइंट। और ये नौबत कौन किसकी तरफ से आई ये नौबत? ना अपनी कमजोरियों पे तवज्जो दो, दुश्मन की तोपों में कीड़े, बद्दुआएं और ये और वो, ये छोड़ो। ये जुमे पे बैठ के, और अगर दुआओं से कश्मीरियों ने या फ़लस्तीनियों ने रिहा होना होता तो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं दुआएं मांगते हैं। दिन में 5 बार दुआएं मांगी जाती हैं एक दिन में। 365 दिन होते हैं साल में, 5 से ज़रब दो, फिर 73 साल से ज़रब दो, वो इतनी खरबों दुआएं। सही। वजह पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है हसन साहब, आखिर में बस जाते जाते गज़वात लड़े जी, जंगें लड़ी, सिर्फ दुआ का एक मतलब है खास। सही। अब ये ज़ाहिर है हुकूमत का भी सिर्फ 2 साल से भी कम का अर्सा रह गया। अब ये पीडीएम एक बार फिर मुत्तहिद होकर, पीपल्स पार्टी तो उसमें से माइनस है, ये फिर से तहरीक चलाने जा रहे हैं, उसी तहरीक का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं, फिर ये जलसे जुलूस होंगे। सिर्फ सियासी खाना पूरी समझते हैं इसको, या कोई अवामी प्रेशर इस हुकूमत पर डेवलप कर पाएगी ये अपोजिशन? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो हमें पोलियो ज़्यादा ना, एक गदागरों का हजूम है, जैसे पोलियो या और कोई माजूरी के मारे हुए लोग 5-7 इकट्ठे होके, 10 इकट्ठे होके भीख मांग रहे जैसे निकल पड़े। नहीं इस तरह के, इनके पल्ले किसी के है क्या? कत्तन नहीं। ठीक। और ये सारे अपनी अपनी वारदात में। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अफगानिस्तान में 20 साल से मौजूद अमेरिका अब तेजी से वापस जा रहा है और तालिबान के साथ हुए मुआहदे के तहत अमेरिकी फौज को सितंबर तक मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को खाली करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी के इम्कानात बढ़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने नेटो और अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तेजी से इलाके को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट ये बताती है कि अमरीकी फौजी रात की तारीकी में अफगान हुकाम को बताए बगैर बगराम एयरबेस को छोड़ गए हैं। अमरीकी फौज ने 20 बरस बाद जब अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम छोड़ा तो उन्होंने बिजली बंद करके रात की तारीकी में फ़ज़ाई अड्डे के नए अफगान कमांडर को बताए बगैर ऐसा किया और उन्हें इस बारे में अमरीकी अफवाज के जाने के कई घंटों बाद पता चला। बगराम एयरबेस अमेरिका ने अलकायदा के अहदेदारों को पकड़ने के लिए बनाया था और बगराम एयरबेस 5000 कैदियों की एक जेल भी वहां पर मौजूद है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक अक्सर तालिबान मौजूद हैं। अब जबकि इस बेस का कंट्रोल अफगान फोर्सेस के कंट्रोल में है तो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए तालिबान इस पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और अगर इसे फौजी ताकत से हल करने की कोशिश की गई तो खाना जंगी में इजाफा भी हो सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी और अफगान पनागज़ीनों की तादाद बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान में इस वक्त पहले ही 30 लाख अफगानी मौजूद हैं और मज़ीद पनागज़ीन आए तो उनका बोझ पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा, ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान को लेकर अपना मौक़िफ़ कई मौक़ों पर दो टोक अंदाज में वाज़े कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो और इसके लिए हमसाय ममालिक के साथ मिलकर कोशिश भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो और जो अफगान अवाम जिस हुकूमत को भी मुंतखब करें उसी को पाकिस्तानी हुकूमत भी सपोर्ट करे। तो ये पूरी सूरत हाल है। बगराम एयरबेस बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक छोड़ा जा चुका है, अमेरिका वापस जा चुका है। सितंबर तक अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान को खाली करना है। अब इस सूरत हाल में अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में रुस्तम शाह मोमन साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि अफगानिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता अमन होना शुरू हुआ है, ये अमन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में अमन जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इसके नेगेटिव जो मनफी पहलू हैं वो तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसका फॉल आउट हो सकता है और मेरे ख्याल में उसके रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए हैं और मेरे ख्याल में वो काफ़ी हैं और इसके जो मनफी असरात हैं उनको रोका जा सकेगा। तो मुस्बत असरात इसके ये है कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और उधर जो और ममालिक है उनके साथ तिजारत कर सकता है और इन ममालिक से जैसे गैस का पाइपलाइन है, दूसरी चीज़ें हैं, वो तमाम अफगानिस्तान में से गुजर सकती हैं। तो वो उसके मुस्बत पहलू है कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान पे पड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल है। इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है, जिसको नॉर्मली सिविल वार कहते हैं, तो कोई पाकिस्तान के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो सिविल वार जो है अफ़गानों के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बहुत सफ़र किया है तारीख़ में और मेरे ख्याल में और अगर उसको रोका जा सके तो अच्छी बात है। तो ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा, ज़ाहिर है अच्छी बात भी अगर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे जैसे अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा है वैसे वैसे तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है। अब अगर ये सिविल वॉर की तरफ बात चली जाती है तो पाकिस्तान को क्या ऐसे स्टेप्स पहले उठा लेने चाहिए कि ये सूरत हाल कंट्रोल में रहे पाकिस्तान की हद तक? तकरीबन 5 साल पहले पाकिस्तान ने इसके ऊपर सोचा था और काफ़ी एग्जॉस्टिव स्टडी की थी और उसके नतीजे में उन्होंने जो इक़दाम उठाए, एक तो ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत न की जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और मेरे ख्याल में उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में डेथ चाहता है या अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहता है, मेरे ख्याल में ये सारी जो है किल कर दी थी कि पाकिस्तान को ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है अफ़गानिस्तान में।
दूसरा ये है कि ये बॉर्डर जो है इसको मजबूत किया जाए और इस पर वायर फेंसिंग जो है वो की गई, और ये 5 साल पहले शुरू हुआ और अभी तकरीबन 90% ये कंप्लीट है। तीसरी जो बात थी वो ये था कि बॉर्डर के साथ जो इलाका है उसमें पाकिस्तान का रेट मजबूत नहीं है, और ये FCR कबायली इलाके में लागू था, इसको टोटली एब्रोगेट किया गया है और यहाँ पर पाकिस्तानी लाज जो है और पुलिस जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक बड़ा स्टेप था जो लिया गया, और इस तरीके से जो बॉर्डर है वो मजबूत किया। बॉर्डर की इंटरप्रिटेशन भी तारीख तौर पे ऐसी की जा रही थी कि वहाँ पर ड्यूरिंग लाइन एग्रीमेंट में एक पॉइंट था कि यहाँ के सकाफत, लोगों के सकाफत और कल्चर का ख्याल रखा जाए, और इसको इंटरप्रेट किया गया कि इस बॉर्डर के ऊपर नीचे आप जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन जो है गलत थी, और ये जो हम कह रहे हैं कि जहाँ ये बॉर्डर फेंस है उससे फिजिकली रोका जा सकेगा, लेकिन उससे एक बड़ा जो फैसला था वो यही था कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और अगर आपने आना है तो वीज़ा के थ्रू आप आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी इक़दाम उठाए गए थे ये आगे चलकर, उस वक़्त तो ये नहीं था कि CPEC हो रहा है, तो CPEC के लिए भी ये तमाम ज़रूरी चीज़ें थी, तो ताकि उसको मजबूत किया जा सके, उसके दिफा को। तो ये तमाम उसी सेटिंग में काफ़ी अच्छे इक़दाम हैं जो बरवक्त लिए गए हैं, और अभी इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। सही। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अभी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने एक बिल्कुल दो टोक खुलकर अमेरिका को जवाब दिया कि फ़ज़ाई अड्डे बिल्कुल ही पाकिस्तान नहीं देगा, पाकिस्तान किसी भी अमन के लिए तो पीस पार्टनर तो पाकिस्तान बन सकता है किसी मुल्क के साथ, लेकिन किसी भी जंग का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस मौजूदा सूरत हाल में जब अब अमरीकी फ़ौज का इनखला भी चल रहा है, पाकिस्तान अमेरिका की नाराज़गी क्या मोल ले सकता है? इस जवाब पर क्या अमेरिका नाराज़ हो सकता है और इसके कोई असरात क्या पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं किसी भी सतह की? मेरे ख्याल में हमने अपने पार्टनर्स चूज कर लिए हैं। जब CPEC का फैसला हो रहा था तो बड़ी दूरदर्श उसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी, और तमाम उसके एक दफ़ा जब हमने CPEC के लिए यस किया और उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू किया, आपने देखा उस काफ़ी सारा हिस्सा बलूचिस्तान में भी है। ये मुमकिन ही नहीं था कि एक तरफ आपकी CPEC का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी वो रोड नेटवर्क वगैरह मौजूद हो, और उससे 60 मील के फासले पे आप अमेरिका को अड्डे दें। ये दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। और मेरे ख्याल में हमारे ये साइड चूज़ करने के बाद अगर अमेरिका दुश्मनी करता है तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीन जो है वो अपनी, ये उसकी शाहराह है, उसकी तिजारत ट्रेड रूट है, और ट्रेड रूट के ऊपर जंग नहीं किया जाता है। अमेरिका जो है वो गलत है इस फैसले में कि चाइना चूँकि तरक्की कर रहा है इसलिए उसको फौजी ज़राए से रोका जाए। ये जो जंगी उसूल तय हुए थे दूसरी जंग अजीम के बाद, तो वो सारे ये है कि जंगें जो है वो फौजें करती रहती है और तिजारत जो है चलती रहती है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये पाकिस्तान का दो टोक अमेरिका को जवाब देना और फिर पाकिस्तान का उसी टाइम ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहना, जबकि उम्मीद थी कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आएगा, ये क्या कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं, या ये सिर्फ ये हुस्न इत्तेफाक है कि ये दोनों वाक़यात एक ही वक्त पर एक ही मौके पर हो गए, या इनका आपस में कोई कनेक्शन आपको लगता है? दरअसल हमें तो बहुत पहले से पता है कि ये जो वर्ल्ड बॉडी बनी है अक़वाम मुत्तहिदा समेत, ये सुपर पावर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं बनाई। या हमें मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, और हमने पूछा भी है कि ये FATF जो है एक टेक्निकल बॉडी है जो कि असेस करती है कि कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या एक सियासी बॉडी है, पॉलिटिकल फोरम है कि जिस मुल्क को दबाना हो उसके खिलाफ FATF बना दो। मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी देख सकते हैं, अवाम देख सकती है
कि इस मुल्क का बहुत सारा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग होके कुछ ममालिक में पहुंचा है और उनके बैंकों में पड़ा हुआ है, और ना ये उनको ख्याल आता है कि ये पैसा वापस किया जाए या मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। वो वाइट लिस्ट में बैठे हुए हैं और फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होना चाहिए। मैं समझ जानना चाहता कि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्या इसलिए रखा गया कि पाकिस्तान ने ताउन करने से इनकार कर दिया अमेरिका से, फौजी अड्डे देने के लिए जवाब बिल्कुल दो टोक और वाजे दे दिया, इस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, या पाकिस्तान चूंकि उनके वो 27 नुकात को पूरे नहीं कर सका, एक नुकता रह गया, ये वजह पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने की? इनका आपस में कोई कनेक्शन है दोनों मामला का, अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमेरिका की डिमांड्स और फैटफ की ग्रे लिस्ट का? जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये इस इनकार से पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, और ये ग्रे लिस्ट में जो है किसी ने पूछा था इसी टीवी इंटरव्यू में, तो मैंने कहा ना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ले जाएंगे ना इनको वाइट लिस्ट में ले जाएंगे, ग्रे लिस्ट में रखना का ये है कि थोड़ा सा दबाव पाकिस्तान के ऊपर बरकरार रहे। सही। और अगर पाकिस्तान ये फौजी अड्डे देने वाली डिमांड अमेरिका की ताउन वाली पूरी कर देता तो क्या फिर पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता था, फिर ब्रिगेडियर साहब निकल जाता पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से? उससे काफ़ी सारे और फ़वाइद होते। ये ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट की कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे शायद अमेरिका करने को तैयार होता, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये जो सी पैक का डिसीजन है ये काफ़ी अरसे पहले लिया गया था, दूसरी गवर्नमेंट थी, और जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो इनको भी ज़्यादा समझ नहीं थी। फिर मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चीन का दौरा किया और 3-4 दिन वहाँ रहे। इसी तरह आर्मी चीफ भी वहाँ पर 3-4 दिन रहे, और वो सारी चीज़ों को तब समझे है कि ये बड़ा दूरस्थ माहिदा है एक तरीके से, और इसके साथ जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में उससे जाने से जो नुकसानात है उनको भी मद्देनज़र रखा गया कि अमेरिका इसके ख़िलाफ़ हो सकता है, इंडिया इसके ख़िलाफ़ हो सकता है, और दूसरी क़ुव्वतें जो मगरबी है वो कुछ हद तक खिलाफ हो सकती है, लेकिन उसूली तौर पे ये बहुत ठीक है। ये तिजारत हक है हर एक का, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर जंगें नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए ब्रिगेडियर साहब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ज़रा रुस्तम शाह साहब को भी करते हैं। रुस्तम शाह साहब, ये सितंबर तक जब ये इनखला मुकम्मल होना है, जैसे जैसे इनखला मुकम्मल हो रहा है वैसे वैसे तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। अब पाकिस्तान में क्या हालात इसके हो सकते हैं? किसी तरह की कोई खाना जंगी सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा होती है, फिर उसमें भारत का कहीं कोई इस पूरी सूरत हाल में आप किरदार देख सकते हैं? कहीं TTP से भारत का कोई कनेक्शन, या उसके ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी अगर कहीं भारत करवाना चाहता हो? इस पूरी सूरत हाल में अगले 2-3 महीने ज़ाहिर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं अगले चंद माह में? देखिए, अगर वहाँ फैक्शनल फाइटिंग शुरू होती है तो इसके असरात मगरबी बॉर्डर पर पड़ते हैं, ईरान पर भी पड़ेंगे, सेंट्रल एशिया पर भी पड़ेंगे। शायद इतनी ज़्यादा तादाद में रेफ्यूजीज़ ना आएँ जितना लोग बावर कर रहे हैं, क्योंकि ये अब 1980 का वक्त नहीं है जब लोग उनको वेलकम कर रहे थे और वो जिहाद कर रहे थे, और लोग जो हैं उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत थी, सिंपथी, सपोर्ट, वो ज़माना अब नहीं रहा। लिहाजा उनको अच्छी तरह मालूम है वो इतनी तादाद में शायद ना आए जितनी तादाद में बावर किया जा रहा है। जहाँ तक तालिबान के आगे जाने की बात है, मेरा ख़्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अफ़गान आर्मी इंटैक्ट रहती है और डिज़र्शन रेट में इजाफ़ा नहीं होता तो फिर तो तालिबान और अफ़गान आर्मी के दरमियान एक बड़ा लंबा ब्लडी स्टेलमेट हो सकता है, जिसके असरात सिविलियन पॉपुलेशन पर पड़ेंगे। लेकिन अगर अफ़गान आर्मी का डिज़र्शन रेट ज़्यादा हो जाता है, मसलन 20-25% तक पहुंच जाता है, तो उसका असर मोराल पर होगा और वो फिर तालिबान के लिए रास्ता हमवार करेंगे, वो आगे जा सकते हैं। मसला ये है कि वहाँ पे इस वक्त मलेशिया बन रहे हैं, हुकूमत इनको इनकरेज कर रही है। तो अगर मलेशिया 5-6 बड़े बड़े मलेशिया इमर्ज हो जाएं तो उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो तालिबान का रास्ता रोकें। तो उस वक्त में फिर आप एक सिविल वार की जैसी सिचुएशन अफ़गानिस्तान के अंदर देख सकते हैं। वो ख़तरनाक होगा, इसलिए कि वो जो मलेशियाज़ हैं वो तालिबान से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देंगे।
उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप को कानून से बालातर समझेंगे। तो वो एक बड़ा एक लम्हे फ़िक्रिया है कि अफ़गानिस्तान में फिर क्या होगा। वहाँ पे पहले ही इकानमी आपको मालूम है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 60% तक पहुँच चुकी है। वहाँ प्राइवेट जो है लोग जो है बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। IDPs बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ओपीएम की कल्टीवेशन में इजाफ़ा हो चुका है। काफ़ी तादाद में लोग ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। अफ़गान हुकूमत जो है वो चाहती ये है कि स्टेटस को इसी तरह बरकरार रहे और अमेरिका से पैसे आते रहें और उनकी हुकूमत को सस्टेन किया जा सके। लेकिन मेरे ख़्याल में अब उनका वक्त शायद ख़त्म होने वाला है। जो भी होगा उस हुकूमत को तो जाना होगा। अब कोई अमन का रास्ता यही है कि एक ट्रांजिशनल मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनाई जाए, लेकिन वो बनाएगी लोए जरगा और उसका फैसला उसका फैसला दोहा में होगा। लेकिन दोहा उसका फैसला करना इतना आसान होगा क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा जो अफगानिस्तान की आवाम की मुंतखब करदा होगी। क्या पुरअमन माहौल में और साफ शफाफ तरीके से ये पूरा अमल मुमकिन हो सकेगा आने वाले दिनों में आपके ख्याल में? पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ज़रा डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें। मुंतखब हुकूमत वहाँ जंग हो रही है, वहाँ पे मुंतखब हुकूमत जो है, जो सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमत है, उनका 40% एरिया पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ मुंतखब हुकूमत जो है वो अमेरिका ख़ुद कहता है कि 3 महीने से जारी नहीं रह सकती, और पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत से बात करना होगी, ये होगा वो होगा। ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करें, ज़रा ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान में मसला मुंतखब और नामुंतखब का इस वक्त नहीं है। अफ़गानिस्तान में मसला ये है कि अमन कैसे कायम किया जाए, अफ़गानिस्तान को कैसे स्टेबलाइज़ किया जाए, अफ़गानिस्तान को कैसे यूनाइटेड रखा जाए, अफ़गानिस्तान से इनखला को कैसे रोका जाए, मुहाजिरीन का आना कैसे रोका जाए। ये बातें जिनकी तरफ तवज्जो देनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि वहाँ मुंतखब हुकूमत होगी और हम ये कहेंगे और वो कहेंगे। अफ़गानों का अपना काम है, चाहे तालिबान हुकूमत में हो, चाहे कोई और हुकूमत में हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, जो भी हुकूमत वहाँ अमन डिलीवर करे उस हुकूमत को सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तस्लीम करना होगा, मानना होगा। पाकिस्तान को भी उनको मानना होगा। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि अगर वो बंदूक के ज़ोर से आएगी, बंदूक के ज़ोर से तो सब आए हैं। अमेरिका ने जब ताकत इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, उस वक्त जो भी हुकूमत बनी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जो भी वहाँ हुकूमत बनेगी, जो अमन डिलीवर करेगी, उस हुकूमत को एक्सेप्ट करे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। चूँकि ज़ाहिर है अफ़गानी अवाम का जो एक है उनका भी तो अपना एक ख्याल, एक बयानिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अफ़गान अवाम का मानना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त तो वहाँ जंग हो रही है। ये तो उस वक्त बात होगी जब हुकूमत बन जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि लोए जरगा में कितनी उनको सपोर्ट हासिल है, कितनी हमायत हासिल है। लेकिन अगर इस वक्त आप ये करें कि आप ये देखें कि नहीं, अफ़गान अवाम की हमायत से जो हुकूमत बनेगी उसके लिए तो आपको इलेक्शन कराना होगा। तो इलेक्शन कराना जो है अशरफ गनी की हुकूमत, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। वो कहते हैं कि हम तो इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, हमारे भी 2 साल बाकी हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे। तो बाज़ ऐसी हक़ाइक़ होते हैं जिनको आपने तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। जी, तो ब्रिगेडियर साहब, अब ज़ाहिर जिरगे के ज़रिए जो भी हुकूमत वहाँ बनती है, अब आवाम को एक्सेप्ट करते करते उसको वक्त लगता है, टाइम लगता है। पाकिस्तान को उस हुकूमत को जो भी जिरगा फ़ैसला करे उसको सपोर्ट करना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी बात की चीज़ है। जो पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, ये इसके मद्देनज़र है कि तालिबान को कहा जा रहा है कि वो बंदूक के ज़रिए काबुल के ऊपर कब्ज़ा ना करें, और वो चाहते ये है कि सारे फरीकों को बिठाकर, और इसके लिए पाकिस्तान को हिमायत हासिल है रूस की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की, चाइना की, पाकिस्तान है, ईरान है, एंड शायद टर्की भी इसमें शामिल हो। ये जो रीजनल कुव्वतें हैं ये उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने, और उस ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है वो बाद में फैसला करे कि आगे हुकूमत किस तरह बनाई जाएगी। और एक तरीके से तालिबान अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे पिछले बार हुआ था कि जब वो ताकत में आए तो पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया
और बाकी मुल्कों को भी वो एडवाइस मशवरा दे रहे थे कि आप तस्लीम करें, ये अच्छी बात है। एक तरीके से उनको एक सिग्नल है कि इस बार पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, बल्कि ऐसा करेगा कि ऐसी हुकूमत को जिनको तमाम अफगानों की हिमायत हासिल हो। मेरे ख्याल में ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और इस वक्त इम्प्रेशन नहीं देना चाहता दुनिया को भी और तालिबान को भी, और तालिबान को मशवरा भी दे रहे हैं कि वो कोशिश करे कि वो ताकत के ज़रिए हुकूमत में न आने की कोशिश करे, और इस तरह बाकी सारों को मिलाकर एक फार्मूला, एक सियासी तस्वीर की तरफ ले जाना चाहते हैं सिचुएशन को। और उम्मीद है कि सारी जो कुव्वतें हैं जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उनको भी हमारी तरह अफगानिस्तान के सिचुएशन से ख़तरा है। रूस भी एक ख़तरा इसको समझ रहा है, बिकॉज वो समझते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को नियर अब्रॉड कहते हैं, अपना बॉर्डर वहाँ समझते हैं। चाइना भी इस रीजन में अमन चाहता है। तो मेरे ख्याल में सारे अमन की बात और उसके लिए कोशिश। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उनका यहाँ पर रहने का मकसद कुछ और था। सही। रूस को नीचे दिखाना या ठीक है, जाहिर है सभी ब्रिगेडियर साहब सब हम चाहते हैं। और रुस्तम शाह साहब, क्या ये सियासी तस्वीया मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मुमकिन है इस तरह से जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं? अब इसका वक्त गुजर गया है। अच्छा, तो ये मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा? तमाम स्टेक होल्डर्स अब बैठकर किसी सियासी तस्वीर पर मुत्तफिक नहीं हो सकते? नहीं, अब उसका वक्त गुजर गया है। वो डिपार्चर में कोई 4-5 हफ्ते लग जाएंगे। 4-5 हफ्ते में उनको इकट्ठा करना और उनको इस बात पर राज़ी करना कि ग्रैंड असम्बली लोए जरगा बुलाया जाए, लोए जरगा कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम भी करे और लोए जरगा एक ट्रांजिशन हुकूमत बनाए। ये बहुत अच्छी बात है, एक ज़बरदस्त प्रपोज़ल थी, अच्छी प्रपोज़ल थी, इस पे काम नहीं हो सका। अमेरिका ने अशरफ गनी की हुकूमत पे दबाव नहीं डाला, वो इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस वक्त अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अशरफ गनी की हुकूमत है, क्योंकि वो स्टेटस को की पैदावार हैं। वो स्टेटस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह मदद आती रहे और वो 40% इलाके पे उनका कंट्रोल हो और वो हुकूमत करते रहें। मेरे ख्याल में अब ये बात होने वाली नहीं है। तो इन बातों का वक्त अब गुज़र गया। अब तो यही है कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेरिका कोई स्टेप ले, अशरफ गनी की हुकूमत पे दबाव डाले और लोए जरगा बुलाए। आपको याद है कि जब अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान तनाज़ा था 2013 में, तो एक लोए जरगा बुलाया गया था। जॉन केरी की एडवाइस पे वो अमेरिका से आए थे और लोए जरगा बुलाया गया था और लोए जरगा ने चीफ़ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्रिएट की थी और चीफ़ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे डॉक्टर अब्दुल्ला 5 साल तक काम करते रहे। अब भी वही हो सकता है, लेकिन वक्त कम है, आपको तेज़ी से काम करना होगा। अगर आपने 1-2 हफ्तों में काम ये नहीं किया तो फिर वक्त गुजर जाएगा। फिर तो आगे देखा जाएगा कि अफ़गान नेशनल आर्मी तालिबान को काउंटर कर सकती है, उनको रोक सकती है कि नहीं, और मलेशिया जो हैं वो उनको रोक सकती हैं कि नहीं रोक सकती। अब तो ये सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद थे। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।